Hello everyone, welcome back. Today we are going to start new chapter 12 friction. इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत चैप्टर 11 में पढ़ा है. इस चैप्टर में फ्रिक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. Let us start the video. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. आपने देखा होगा कि गाड़ी का ड्राइवर या ट्रक का जो ड्राइवर होते हैं वो ट्रैफिक सिग्नल पे जो अपने व्हीकल को जो है वो स्लो कर लेते हैं. यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल वेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स. आपने भी अपनी बाईसाइकिल को जब भी ज़रूरत पड़ी है ब्रेक लगा के स्लो किया होगा ना, आप करते हैं ना आप. हैव यू एवर थॉट वाई ए व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड. आपने कभी सोचा है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो व्हीकल जो है वो स्लो क्यों हो जाते हैं. नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. सिर्फ व्हीकल ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रही है सरफेस पे, वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है अगर उस पर किसी तरह का बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता. अगर बाहर से किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाता तो वो व्हीकल या ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जो कि मूव कर रहा होता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है और वो धीरे धीरे जो है वो फाइनली स्टॉप हो जाता है. तो हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम. तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ग्राउंड में जो बॉल मूव कर रही होती है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो स्टॉप हो जाती है आफ्टर सम टाइम. तो ये जो है हम चीज़ें डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं. आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा, वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पील. अगर हमारा पाँव गलती से किसी बनाना पील के ऊपर आ जाता है तो हम स्लिप हो जाते हैं. तो वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर. तो स्मूथ और वेट फ्लोर पे चलना डिफ़िकल्ट क्यों होता है. आपने कभी सोचा है इस बारे में कि हम बनाना पील पे जब पाँव हमारा गलती से आ जाता है तो हम क्यों स्लिप हो जाते हैं. देखो आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है, बनाना पील पे पाँव आने पर हम स्लिप हो जाते हैं. अ बॉय फॉल्स डाउन व्हेन ही स्टेप्स ऑन ए बनाना पील. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बनाना पील का सरफेस जो है वो क्या है, स्मूथ है. तो आपने कभी सोचा है कि स्मूथ सरफेस पे जब हमारा पाँव आता है तो हम स्लिप क्यों हो जाते हैं. तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो हमें मिलेंगे इस चैप्टर में. तो इस चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन, इसमें यही क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आते हैं, इन्हीं के आंसर्स जो हैं जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनके आंसर्स क्या हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं एक्टिविटी 1. तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन. हम ये एक्टिविटी शो करेगी कि फ्रिक्शन जो है वो किस तरह से एक्ट करता है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, जेंटली पुश अ बुक ऑन द टेबल एज शोन इन फिगर. हमने बुक को टेबल के ऊपर जेंटली जो है वो पुश करना है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है. और उसके बाद हमने क्या करना है, आफ्टर द बुक स्टॉप्स रिपीट द एक्टिविटी बाय पुशिंग द बुक फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. और जब बुक जो है वो रुक जाएगी तो हमने अगेन इस एक्टिविटी को रिपीट करना है, लेकिन इस बार किस साइड से करना है, हमने ऑपोजिट साइड से हमने बुक को पुश करना है एज शोन इन फिगर. तो आपको ये फिगर में भी दिखाया गया है कि सबसे पहले हम बुक को एक साइड से पुश कर रहे हैं और फिर जब बुक स्टॉप हो जाएगी तो फिर हम उसी बुक को जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से जो है पुश कर रहे हैं. तो आपको ये बताया गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में 12.2 फिगर में ये दिया हुआ है. फर्स्ट फिगर में तो फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल. दोनों ही फिगर में जो है वो फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स जो कि बुक के बीच में लग रहा है और टेबल के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो मोशन को, बुक की मोशन को जो है वो अपोज कर रहा है. तो यही बात हमें बताई गई है इस एक्टिविटी में कि हम क्या देखेंगे कि वी विल सी दैट इफ़ वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट. अगर हम लेफ़्ट साइड से फोर्स लगा रहे हैं बुक पर, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो राइट साइड से लगेगा. इफ़ वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, और अगर हम बुक पे फोर्स राइट साइड से लगाएंगे, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन से लगेगा.
इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। और दोनों ही केसेस में जो फोर्स है वो बुक की मोशन को जो है वो अपोज करेगा। मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होता है, वो फोर्स है जो कोई चीज़ मोशन में है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उसकी मोशन को जो है वो स्लो डाउन कर देता है और फाइनली स्टॉप कर देता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा कहाँ लगता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उस फोर्स को अपोज करता है। तो इस तरह के फोर्स को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the टेबल। तो जो एक्टिविटी हमने ऊपर की है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कहाँ लग रहा है? वो लग रहा है बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल, क्योंकि बुक जो है वो कहाँ पे रखी गई है? टेबल के सरफेस के ऊपर रखी गई है और टेबल के सरफेस के ऊपर ही हमने बुक को पुश किया था। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो टेबल और बुक के बीच में लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और बुक की जो वो मोशन है उसको अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन जो है उसकी डेफिनेशन बन जाती है यहाँ पे। हम फ्रिक्शन किसे कहेंगे? द फोर्स दैट ओपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो वो फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स जो आपस में कांटेक्ट में आए हैं, जैसे कि एक्टिविटी के केस में बुक और टेबल आपस में कांटेक्ट में थे, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रही है उसको जो फोर्स अपोज करता है उसे हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट यहाँ पे है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो फ्रिक्शन फोर्स पर इफ़ेक्ट डालते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो किन बातों पर डिपेंड जो है वो करता है? तो इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 में हमें बताया गया है हमने क्या करना है। एक्टिविटी 2 में हमने एक्टिविटी 2 में टाई अ स्ट्रिंग, टेक नहीं है, ये वर्ड है टाई। हमने एक स्ट्रिंग जो है वो टाई करनी है अराउंड द ब्रिक, ब्रिक के चारों तरफ, एंड पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। और हमने उस ब्रिक को पुल करने की कोशिश करनी है बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? स्प्रिंग बैलेंस वो डिवाइस है जिससे हम फोर्स जो है वो मेजर करते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो है यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग बैलेंस एक्टिविटी में दिखाया भी गया है। दिस इज़ द स्प्रिंग बैलेंस। तो ये स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? ये वो डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं फोर्स को मेजर करने के लिए जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे हम लगा रहे हैं उसे हम स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करते हुए मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस एक्टिविटी में जो है वो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो यूज़ करना है। और करना कैसे है कि हमें ब्रिक के चारों तरफ एक स्ट्रिंग जो है वो टाई करना है। मैंने आपको बताया था ये जो वर्ड है वो यहाँ पे जो वर्ड है ये टाई है, टेक नहीं है। दिस वर्ड इज़ टाई। तो ये आपने टाई करना है स्ट्रिंग को अराउंड द ब्रिक, ब्रिक के चारों तरफ, और फिर उसको पुल करनी है आपने ब्रिक को बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करते हुए आपने ब्रिक को जो है वो पुल करना है एज शोन इन फिगर। आपको इस फिगर में भी दिखाया गया है। यहाँ पे ये ब्रिक ली गई है, इसको स्ट्रिंग से जो है वो टाई किया गया है और स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करते हुए हम इसे पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये फिगर है। अ ब्रिक इज़ बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। जो ब्रिक है वो पुल की जा रही है बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। उसके बाद हमने क्या करना है? हमने नोट करना है द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग्स क्या आ रही हैं वो हमने नोट करना है। और कब नोट करनी है? व्हेन द ब्रिक बिगिंस टू मूव। जैसे ही ब्रिक जो है वो मूव करना शुरू करें हमने स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग को नोट करना है और हमने नोट कर लेनी है कि वो रीडिंग जो है वो कितनी आई है। उसके बाद हमने क्या करना है? नाउ रैप अ पॉलीथीन शीट। हमने एक पॉलीथीन शीट को रैप करना है अराउंड द ब्रिक, ब्रिक के चारों तरफ, एंड रिपीट द एक्टिविटी। और सेम यही एक्टिविटी दोबारा से हमने परफॉर्म करनी है। तो लेकिन इस बार हमने ब्रिक के चारों तरफ क्या रैप कर लिया है? पॉलीथीन शीट को रैप किया है। और दोबारा से ये एक्टिविटी इसी तरह से हमने ब्रिक को पुल करना है यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस और रीडिंग नोट करनी है कि रीडिंग जो है वो स्प्रिंग बैलेंस में किस तरह से आती है। तो हम क्या देखेंगे? हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? वी विल सी द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस फॉर अनकवर्ड ब्रिक वाज मोर देन
दैट फॉर द ब्रिक कवर्ड विथ पॉलीथीन। हम देखेंगे कि जो हमने जब ब्रिक को अनकवर्ड रखा था, पॉलीथीन से रैप नहीं किया था, तब जो रीडिंग आई थी वो रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस में ज़्यादा होगी। जब हमने ब्रिक को पॉलीथीन से रैप कर दिया, पॉलीथीन शीट से रैप किया, उसके बाद जो हम स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग देखेंगे वो रीडिंग जो होगी वो कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ और इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम आगे करते हैं। इसका रीज़न है व्हेन पॉलीथीन वाज नॉट रैप्ड ऑन द ब्रिक। जब ब्रिक के ऊपर पॉलीथीन को रैप नहीं किया गया था, द सरफेस ऑफ द ब्रिक वाज रफ। तो ब्रिक का सरफेस क्या था, रफ था। सो द ब्रिक एक्सपीरियंस्ड ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स। रफ सरफेस होने की वजह से ब्रिक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा वो ज़्यादा लगा। व्हेन पॉलीथीन वाज रैप्ड अराउंड द ब्रिक, और जब पॉलीथीन जो है वो ब्रिक के ऊपर रैप कर दिया गया, द सरफेस ऑफ द ब्रिक बिकेम स्मूथ। ब्रिक का सरफेस स्मूथ हो गया, सो द ब्रिक एक्सपीरियंस्ड लेस फ्रिक्शनल फोर्स, और ब्रिक पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगा, कम लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रफ सरफेस जो होते हैं, रफ सरफेसेस एक्सर्ट ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेसेस। स्मूथ सरफेसेस की बजाय कंपैरिजन में जो रफ सरफेस होते हैं उन पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। मीन्स रफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम होता है। तो इसी वजह से जब बनाना पील पे जब हम पाँव रखते हैं तो वो सरफेस जो है वो स्मूथ होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होने की वजह से हम स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न था जो आपको हमने पहले बताया है कि हम क्यों स्लिप हो जाते हैं जब बनाना पील के ऊपर हम पाँव रखते हैं। तो ये रीज़न हुआ क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम होता है और हमें चलने के लिए जो है वो फ्रिक्शन फोर्स चाहिए होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि हमें वॉक करने के लिए भी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत होती है। अगर वो कम हो जाएगा तो हम ठीक से चल नहीं पाएंगे और हम स्लिप हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे, एक्टिविटी 3, जिसमें हमें बताया गया है। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर ऑन ए टेबल एज शोन इन फिगर बिलो। तो हमें टेबल के स्मूथ फ्लोर के ऊपर इंक्लाइन प्लेन जो है वो बनाना है, जैसे कि आपको नीचे दिए गए फिगर में दिखाया गया है। ये देखो, आपको ये 2 बच्चे दिखाए गए हैं जो कि इंक्लाइन प्लेन बना रहे हैं स्मूथ टेबल के ऊपर। कहाँ है इंक्लाइन प्लेन, देखो ये स्मूथ टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये देखो बच्चों ने इंक्लाइन प्लेन जो है वो बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ ए वुडन बोर्ड एंड बुक्स। यहाँ पे ये बुक रखी है, पीछे सपोर्ट दिया गया बुक का, और ये वुडन बोर्ड रखा गया है जो कि इस तरह से हमने क्या बनाया, ये इंक्लाइन प्लेन बना लिया है। तो आपने भी ये एक्टिविटी करने के लिए आप इस तरह से इंक्लाइन प्लेन बना लेंगे और इस प्लेन के ऊपर कहीं भी आप एक मार्क लगा लेंगे ए। कहीं पे भी आपने एक पॉइंट ले लेना है जिसको हम ए मार्क कहेंगे। आपने ये ए मार्क लगाना है यहाँ पे, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पेंसिल सेल लेना है। यहाँ पे ये मार्क एक बनाया गया है, देखो आपको यहाँ पे बताया गया है। द पेंसिल सेल आपने लेना है यहाँ पे, पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ऑन द इंक्लाइन प्लेन। आपने मार्क लगा लिया, फिर आपने करना है लेट ए पेंसिल सेल मूव्स डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। आपने एक पेंसिल सेल को इस पॉइंट से जो है वो स्लिप मूव्स करवाना है, यहाँ से छोड़ना है यहाँ पे, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। तो आपने इस पॉइंट से आपने ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट से आपने ये जो पेंसिल सेल है इसको यहाँ से जो है वो स्लिप करना है। तो मतलब इस डिस्टेंस से आपने यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो आप इसी पॉइंट से स्लिप करेंगे। तो आपने इसको जो है वो इस पॉइंट से जो है वो स्लिप करना है। तो आपने स्लिप करने के बाद आप क्या नोट करेंगे, आप डिस्टेंस नोट करेंगे पेंसिल सेल का कि कितना डिस्टेंस जो है टेबल पे पेंसिल सेल जो है वो कवर करता है। तो इस तरह से आपने देखना है यहाँ पे, नोट डाउन द डिस्टेंस द पेंसिल सेल मूव्स ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले, रुकने से पहले पेंसिल सेल जो है वो टेबल पे कितना डिस्टेंस कवर करता है, आपने इसको नोट करना है। वहाँ पे आप बेशक एक निशान लगा दीजिए कि इतना डिस्टेंस जो है वो पेंसिल सेल ने जो है वो कवर किया है। उसके बाद उसी टेबल के ऊपर आप एक पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो स्प्रेड कर दीजिए, और ध्यान रखना है आपने कि वहाँ पे कोई कपड़े के ऊपर किसी तरह के कोई रिंकल्स नहीं होने चाहिए, फोल्ड्स नहीं होने चाहिए। आपने बिल्कुल प्लेन सा करके आपने क्लॉथ को जो है उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है टेबल के ऊपर, और फिर अगेन आपने इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जो पेंसिल सेल है रोल्स टू अ ग्रेटर डिस्टेंस ऑन द स्मूथ फ्लोर और टेबल देन द फ्लोर और टेबल कवर्ड विद द क्लॉथ। तो आप देखेंगे कि जो पेंसिल सेल है वो टेबल के ऊपर, स्मूथ फ्लोर के ऊपर, टेबल के ऊपर जो स्मूथ था, जब हमने क्लॉथ नहीं रखा था तब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, और जब हम उस टेबल के ऊपर क्लॉथ रख देते हैं तो वो कम डिस्टेंस कवर करता है। ऐसा क्यों हुआ है, और ऐसा इसलिए हुआ
The distance covered by the pencil cell depends on the nature of the surface on which it moves. तो जो डिस्टेंस पेंसिल सेल ने कवर किया वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच इट मूव्स, उस सरफेस की नेचर के ऊपर जिसके ऊपर पेंसिल सेल जो है वो मूव कर रहा है. मीन्स अगर सरफेस रफ है तो पेंसिल सेल जो है वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है. इफ़ द सरफेस इज स्मूथ, और अगर सरफेस स्मूथ है तो पेंसिल सेल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? दस फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. तो फ्रिक्शन जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. जो दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में हैं उनकी नेचर पे फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है. तो ये था आज का वीडियो. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे.